हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मौसम कुमार। आज के इस वीडियो में बात करेंगे यूपीएससी की जो आपका खान सर का टीम जितने पढ़ा रहे हैं, यूपीएससी यानी हिस्ट्री का बैच अभी चालू हो गया है, मणिकांत से पढ़ा रहे हैं। उसका जितना भी नोट्स मिल रहा है उसको आपको इस वीडियो के आपको देखने के पर मालूम चल जाएगा कैसे आपको इसमें पढ़ाई हो रहा है। और जितना भी नोट्स मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। पहले देख सकते हैं मेरे पास यहाँ से आधुनिक भारत का इतिहास मिला है, इसी से आपको डिस्कस करना है। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ पर पहले आपको शुरू हो गया, यहाँ से देख सकते हैं जितना भी इसका पीडीएफ होगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ से डाल दूँगा। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। इसमें आपका है भारतीय इतिहास का विभाजन हुआ है। सर्वप्रथम जेम्स मिल ने 19वीं सदी में भारतीय इतिहास का विभाजन किया। इसमें आपको उसने 3 भागों में बांटा, हिंदू, मुस्लिम एवं ब्रिटिश काल में बांटा। इस प्रकार उसने भारतीय इतिहास का संपादिकता किया, यानी जो आपका जेम्स मिल ने 3 भागों में इसको बांट दिया। उसके बाद आगे यहाँ से देखेंगे, आगे राष्ट्रवादी लेखकों ने नामकरण को बदलकर यूरोपीय मॉडल, प्राचीन काल, मध्यकाल एवं आधुनिक काल का नाम दिया। जो आपका राष्ट्रवादी लेखकों ने यूरोपीय मॉडल को बदल दिया और प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल का नाम दिया। परंतु इसको बात यहाँ से आगे बढ़ाएंगे जब, परंतु विभाजन का आधार पूर्वतः ही बना रहता है। जो आपका विभाजन हुआ उसके बाद आधार पूर्वतः बना रहता है तथा तुर्की शासन के स्थापना के साथ, जो आपका तुर्की शासन है उसके स्थापना के साथ मध्य युग तथा प्लासी के युद्ध के साथ आधुनिक युग आरंभ हुआ। जो आपका तुर्की के शासन के साथ ही मध्य युग तथा प्लासी के युद्ध के साथ युग आरंभ किया। उसके बाद यहाँ से आगे आएंगे। उसके बाद भारतीय इतिहास का विभाजन, जो आपका भारतीय इतिहास का विभाजन हुआ 1960 तथा 1900 के दशक, यानी जो आपका 1960 से लेकर 1970 के दशक में मार्क्सवादी लेखकों ने पूर्व मध्यकाल की अवधारणा दी, यानी जो आपका पूर्व मध्यकाल की अवधारणा दी तथा उसका काल निर्धारण सामंतवाद के उद्भव के साथ 750 ईस्वी से 1200 ईस्वी के बीच किया। जो आपका पूर्व मध्यकाल की अवधारणा दी तथा उसका काल, यानी जो आपका सामंतवाद के उद्भव के 750 ईस्वी से 1200 ईस्वी के बीच किया। उसके बाद आगे जब यहाँ से बढ़ेंगे तो 1980 तथा 1900 के 90 के दशक में संशोधनवादी विद्वानों ने एक पूर्व आधुनिक काल की अवधारणा दी है तथा उसकी शुरुआत प्लासी के युद्ध से पहले मानी, यानी जो आपका पूर्व आधुनिक काल की अवधारणा दी तथा उसकी शुरुआत प्लासी के युद्ध से पहले मानी है। उसके बाद यहाँ से जब आगे बढ़ेंगे तो भारतीय इतिहास का जो विभाजन हुआ वह 5 भागों में हुआ। पहला है आपका प्राचीन काल, उसके बाद है पूर्व मध्यकाल, फिर मध्यकाल, उसके बाद है पूर्व आधुनिक काल, यानी और उसके बाद है आधुनिक काल, यानी आपको 5 भागों में यहाँ से विभाजन हुआ। उसके बाद यहाँ से जब आप यहाँ से आगे बढ़ेंगे आधुनिक काल में, तो आधुनिक काल के इतिहास को निम्नलिखित खंडों में बांटकर अध्ययन किया जाता है। पहला है 18वीं सदी का इतिहास, दूसरा है उपनिवेशवाद, तीसरा है राष्ट्रवाद, चौथा है स्वतंत्रता के उपरांत भारत। अब चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। पहला 18वीं सदी का इतिहास क्या है, इन बातों को आप यहाँ से समझेंगे। पहला है इसे हम 2 भागों में बांट कर देखेंगे। पहला है 18वीं सदी के पूर्वार्ध यानी पहले का, दूसरा का है 18वीं सदी का उत्तरार्ध यानी उत्तर का। अब चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। इसमें आपको यहाँ से देख सकते हैं पूर्वार्ध, यानी इस काल का अध्ययन में हमारा बल निम्नलिखित वस्तुओं पर होगा। यानी पहला आपका क्वेश्चन है मुगल साम्राज्य का पतन तथा क्षेत्रीय राज्यों की स्थापना। दूसरा का क्वेश्चन है मराठे मुगल साम्राज्य को विस्थापित करने में क्यों विफल रहे। तीसरा का क्वेश्चन है 18वीं सदी के पूर्वार्ध के काल को पतन अथवा अवनति का काल माना जाए अथवा प्रगति या नई संभावनाओं का काल माना जाए। आपका 3 क्वेश्चन है। अब यहाँ से शुरू करते हैं। देख सकते हैं यहाँ से मुगल साम्राज्य का जो आपका मैप है यहाँ से दिया गया है, इसी मैप से आपको यहाँ से समझाऊंगा। उसके बाद मुगल साम्राज्य के विघटन के पश्चात राजनीतिक परिदृश्य, यानी जो आपका मैप है इसमें आपको बताया गया है कि कौन सा जगह किस शहर की स्थापना हुई थी। उसके बाद यहाँ से देख सकते हैं मुगल साम्राज्य के विघटन के पश्चात
अनेक क्षेत्रीय राज्य स्थापित हुए। इन्हें निम्नलिखित उपसमूह में बांटकर देख सकते हैं। पहला है उत्तराधिकारी राज्य, यानी इन राज्यों के संस्थापक पुराने मुगल अधिकारी थे, यानी उत्तराधिकारी के राज्य के संस्थापक पुराने मुगल अधिकारी थे, यानी मुगल के राज्य के। इन्होंने मुगल साम्राज्य के कमजोरी का लाभ उठाकर स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर ली थी। इन्हें हम निम्नलिखित रूप में देख सकते हैं। पहला है बंगाल। बंगाल है स्वतंत्र बंगाल राज्य का संस्थापक मुर्शिद कुली खान था, जो 1780 में बंगाल के दीवान के पद पर नियुक्त था। यानी जो आपका मुर्शिद कुली खान था वो बंगाल के दीवान के पद पर नियुक्त था, परंतु औरंगजेब की मृत्यु का फायदा उठाकर उसने बंगाल के सूबेदार का पद भी ग्रहण कर लिया, अतः उसे नवाब कहा गया। आगे जब बढ़ेंगे इसी में 1727 ईस्वी में उसका उत्तराधिकारी उसका दामाद शुजाउद्दीन 1727 से लेकर 1739 ईस्वी फिर हुआ। फिर उसका उत्तराधिकारी उसका पुत्र सरफराज खान बना। वो बना आपका 1739 से 1740 ईस्वी तक। उसका सरफराज खान को मारकर अलीवर्दी खान ने 1740 ईस्वी में गद्दी प्राप्त कर ली और 1756 ईस्वी तक शासन किया। ये आपका बंगाल का हो गया। बंगाल के जो आपका बाद अवध की स्थापना हुई। चलिए अवध में यहाँ से समझते हैं। अवध में 1722 ईस्वी तक शहादत खान नामक मुगल वजीर ने इसे व्यवहारिक रूप से स्वतंत्र बना दिया। जो आपका शहादत खान था अवध को व्यवहारिक रूप से स्वतंत्र बना दिया। 1739 ईस्वी में उसकी मृत्यु के पश्चात उसका अधिकारी सफरजंग हुआ, उसे मुगल वजीर का पद मिला। अतः अवध के नवाब को नवाब वजीर कहा गया। सफरजंग का उत्तराधिकारी शुजाउद्दौला हुआ जिसने बक्सर के युद्ध में हिस्सा लिया। अब अवध के बाद जो आपका हैदराबाद की स्थापना हुई। हैदराबाद में देखेंगे स्वतंत्र हैदराबाद राज्य का संस्थापक निजाम उल मुल्क था। 1722 ईस्वी और 1724 ईस्वी के बीच वह मुगल वजीर के पद पर रहा, परंतु आगे वह असंतुष्ट होकर 1724 ईस्वी में हैदराबाद चला गया तथा वहाँ स्वतंत्र राज्य बना लिया। अब हैदराबाद के यहाँ आगे देखेंगे जो आपका विरोधी राज्य कौन कौन थे जो आपका विद्रोह करने वाले थे। पहला है सिख राज्य। सिख पंथ गुरु नानक के द्वारा एक शांतिपूर्ण पंथ के रूप में स्थापित किया गया। इसमें आरंभ से ही दो कारणों से सामूहिकता की भावना मजबूत हो गई। पहला है संगत लगाना, दूसरा है लंगर छकना यानी सामूहिक भोज। आगे जब मुगल साम्राज्य से इसकी टकराहट हुई तो फिर यह सैनिकरण की ओर मुड़ गया। जब सिख राज्य की मुगल साम्राज्य से यानी जब लड़ाई हुई तो यह आगे की ओर मुड़ गया। आगे गुरु गोविंद सिंह ने खालसा की स्थापना कर सिख पंथ को एक मजबूत सैन्य संगठन में बदल दिया, परंतु ना तो गुरु गोविंद सिंह और ना ही उनके शिष्य बांदा बहादुर सिख राज्य को स्थापित कर सके। जो आपका सिख राज्य के गुरु गोविंद सिंह और ना ही शिष्य बांदा बहादुर राज्य को स्थापित नहीं किए। आगे 1761 ईस्वी में पानीपत के तृतीय युद्ध से उत्पन्न खालीपन को भरने के क्रम में 1764 में अमृतसर में एक स्वतंत्र सिख राज्य की स्थापना हुई। अमृतसर में 1764 ईस्वी में एक सिख राज्य की स्थापना हुई। आगे रणजीत सिंह के अंतर्गत सिख राज्य भारत के प्रमुख शक्ति बन गया। जब इसको आगे आप यहाँ से देखेंगे मराठा राज्य आता है। मराठे महाराष्ट्र के जमींदार थे। उन्हें राज्य के रूप में संगठित करने का काम 1774 ईस्वी में शिवाजी ने किया था। शिवाजी ने एक मराठा राज्य की स्थापना की। उसने पेशवाओं के अधीन एक बड़े साम्राज्य का रूप ले लिया, परंतु पेशवा बालाजी बाजीराव के काल का एक मराठा परिसंघ अस्तित्व में आ चुका था। जो आपका बालाजी बाजीराव के काल में एक मराठा परिसंघ अस्तित्व में आ चुका था।
इसके केंद्र में पूना का पेशवा था। उसके बाद तथा इसके अन्य घटक ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, नागपुर के भोंसले एवं बड़ोदरा के गायकवाड़ थे। जब आगे बढ़ेंगे मराठा राज के आगे में, उसके बाद यहाँ से देख सकते हैं जाट राज्य आता है। जाट राज्य किसान थे तथा वे दिल्ली, आगरा, मथुरा आदि एवं उसके आसपास फैले हुए थे। यानी जाट राज्य था वो दिल्ली, आगरा, मथुरा और आदि के आसपास में थे। उनके बीच कुछ महत्वाकांक्षी जमींदार भी थे। इन्हीं में से एक गोकुल जाट ने 1767 ईस्वी में मुगल साम्राज्य के विरुद्ध विद्रोह किया। जो आपका एक गोकुल जाट ने 1767 ईस्वी में मुगल साम्राज्य के विरुद्ध विद्रोह किया, परंतु इस विद्रोह को दबा दिया गया। फिर 1685 ईस्वी में राजा राम जाट ने विद्रोह किया। इस विद्रोह को भी कुछ कठिनाइयों के बावजूद दबा दिया गया, परंतु आगे चूड़ामन जाट एक वदन सिंह के अंतर्गत जाट राज्य की स्थापना हो गई। उसके बाद अफगान आए। अफगान रूहेला राज्य की स्थापना अवध के उत्तर में रूहेला अफगानों द्वारा की गई। इस राज्य से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण रूहेला सरदार नजीबुद्दौला और हाफिज अहमद खान थे। ये तो अफगान का हो गया। अफगान के बाद आगे आए मुगल साम्राज्य के परिधि के बाहर के राज्य, यानी मुगल के परिधि के बाहर के राज्य इसमें आ गए। फिर आए, पहला है मैसूर। यह विजयनगर साम्राज्य का उत्तराधिकारी राज्य था और ओडियार वंश का शासन था, परंतु एक सैनिक कमांडर हैदर अली ने उसकी सत्ता छीन ली और हैदर अली तथा उसके उत्तराधिकारी टीपू सुल्तान के अधीन एक शक्तिशाली मैसूर राज्य की स्थापना हो गई। उसके बाद कालीकट आया। कालीकट में जमोरिन की सत्ता स्थापित थी। यह राज्य विदेशी व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। कालीकट में आपका पुर्तगाल भी आए थे। उसके बाद आए त्रावणकोर। केरल क्षेत्र में त्रावणकोर मार्तंड वर्मा एवं राम वर्मा के अधीन एक महत्वपूर्ण राज्य के रूप में स्थापित हुआ। मार्तंड वर्मा को यह श्रेय जाता है कि उसने डचों को पराजित कर भारत से खरीद दिए। जो आपका मातवर्म वर्मा थे वो डचों को भारत से मारकर भगा दिए। जब यहाँ से आप आगे बढ़ेंगे, आपको यहाँ से आगे दिया 18वीं सदी का विवाद। जब आप विवाद में पढ़ेंगे तो इसमें दिया इस अवधि 18वीं सदी का पूर्वार्ध को राजनीतिक विघटन के काल के रूप में चिन्हित किया जाता है। 2 नंबर इसे आर्थिक विघटन काल भी समझा जाता है। इसी तरह आपको यहाँ से विवाद दिया गया है। विवाद में जब यहाँ से आएंगे, पहला है मराठा परिसंघ का सामंती चरित्र है। मराठा परिसंघ के केंद्र में पेशवा था तथा उसके इर्द गिर्द अन्य घटक सिंधिया, गोखले, होलकर तथा गायकवाड़ थे। धीरे धीरे इनकी शक्ति के महत्वाकांक्षी बढ़ती गई तथा केंद्रीय शक्ति कमजोर पड़ने लगी। उसके बाद कमजोर वित्तीय आधार पर, यानी जो आपका मराठा कमजोर वित्तीय आधार पर कैसा था, चूँकि मराठा राज्य का वित्तीय आधार कमजोर था, इसलिए अतिरिक्त आमदनी के लिए वे चौथ एवं सरदेशमुखी पर निर्भर हो गए। इसी कारण मराठा राज्य का चरित्र सैनिक एवं सामंती हो गया। इसी तरह आप यहाँ से देख सकते हैं, आपको यहाँ से मिलता रहेगा। यहाँ से आगे देखेंगे तो आपका उत्तराधिकारी राज्य विद्रोही शक्ति द्वारा स्थापित राज्य। इसी तरह आपको यहाँ से यह समाप्त हुआ जो आपका हिस्ट्री का था, मणिकांत सर द्वारा पढ़ाया गया था, आधुनिक भारत का इतिहास। इसी तरह जो आपको जितना भी PDF आएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा। आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं और वीडियो को आपको देखकर आप समझ सकते हैं कैसे पढ़ाई हुआ है।